हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसे तो हमारी क्लास 8 बजे होती है, पर अब से ये क्लास जो है वो आपकी 7 बजे ही होगी। उसका कारण एक ये है कि सोनवीर भैया की क्लास आपकी 8 बजे यूट्यूब पर होती है और बहुत ही शानदार क्लास है, आप सभी लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस क्लास की टाइमिंग को हमने बदला है। अब से ये क्लास आपकी 8 बजे नहीं, 7 बजे ही होगी। ठीक है? उसका कारण क्या है तो मैंने आपको बता दिया उसका कारण क्या है। 7 बजे क्लास आपकी हमेशा होगी। ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता होगा बैंकिंग के बारे में हमने पढ़ा था और बैंकिंग में भी आरबीआई के बारे में हमने शुरुआत की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में काफी कुछ बातें हमने चर्चा कर ली थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना कब की गई, उसका मुख्यालय कहां पर है। ठीक है? इसी के साथ साथ कौन सा अधिनियम था, किसकी सिफारिशों पर, ऐसी कई सारी बातें हमने यहां पर कर ली थी। ठीक है? मुझे एक बात बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? उससे आगे की हम चर्चा करते हैं। तो आरबीआई का लोगो क्या है? लोगो, प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है लोगो। बता सकते हैं इसका लोगो क्या है? तो इसका लोगो है बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। ताड़ के पेड़ को हम पाम ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है? बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़ यानी कि पाम ट्री। क्या बोलते हैं? पाम ट्री। अगर आपसे यह पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना के समय जमा पूंजी कितनी थी, कुल कितनी कैपिटल के साथ में इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई स्थापना के समय पर जमा पूंजी कितनी थी। तो 5 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ रुपए की जमा पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है? फिर अगली बात अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो अगर आपसे पूछा जाए इसके गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, तो मैं गवर्नर जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नर जी को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंट बोले तो नियुक्ति। तो गवर्नर जी की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है? भारत सरकार। तो भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, पहली बात तो ये। और इनका जो टेन्यूअर है वो कितना है? तो 3 साल, ऐसे 3 साल के लिए करती ही है। ठीक है? तो कार्यकाल कितना है? 3 साल। कार्यकाल बोले तो टेन्यूअर। तो इनका जो टेन्यूअर होता है वो 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है? अगर पूछा जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट गवर्नर। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। दूसरे गवर्नर का नाम क्या है? सेकंड गवर्नर तो जेम्स टेलर। तो जेम्स टेलर दूसरे गवर्नर है। और अगर थर्ड गवर्नर की मैं बात करूं तो उनका नाम था सीडी देशमुख, जिनका पूरा नाम है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है? तो लिखेंगे चिंतामणि
चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। 25वें गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास। जो कि 2018 से 2024 तक रहे हैं। जो वर्तमान गवर्नर है ये 26वें गवर्नर है। ठीक है, और इनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा जी। दिसंबर 2024 से। ओके, तो ये गवर्नर के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया। गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी, मैंने बता दिया 26वें हैं ये। ठीक है, आरबीआई। अब हम आरबीआई के कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई के प्रमुख कार्य। कार्य को हम फंक्शन बोलते हैं। बहुत सारे इसके काम हैं, जैसे नए नोट जारी करना, तो करेंसी इशू करना, करेंसी इशूअर। तो आरबीआई क्या करता है पता है ना आपको? करेंसी को जारी करता है, नए नोटों को जारी करता है। तो नए नोटों को जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है, याद रखना है। ठीक है, करेंसी जारी करने की। मैं आपको बता देता हूं अपवाद। इसमें अपवाद मैं आपको बता देता हूं। 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये का नोट, वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी होता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपए का नोट। ठीक है, एक बात आपको मैं बता दूं कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दूसरी बात आपको मैं यहां पर ये नोट डाउन करवा देना चाहता हूं कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, है ना? मैं अंग्रेजी में नहीं लिखूं तो ठीक है, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, वित्त मंत्री नहीं, वित्त सचिव है, उनके हस्ताक्षर होते हैं। और सभी सिक्के, तो याद रखना मेरे साथियों, 1 रुपये का नोट एवं सभी सिक्के, सभी सिक्के जितने भी कॉइन्स हैं वो सबके सब किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। अच्छा, नोट जारी करने के लिए एक पद्धति को अपनाता है ना? तो लिखेंगे नोट जारी करने के लिए
न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है। ठीक है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है। तो जब भी नए नोट जारी करता है वो एक सिस्टम को अपनाता है जिसे न्यूनतम आरक्षित प्रणाली बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है ये कितने का है, तो ये 200 करोड़ रुपए का है। अगर आरबीआई के अकाउंट में 200 करोड़ रुपए होंगे तभी नए नोट जारी करेगा, नहीं तो वो नोट जारी नहीं करता है। तो 200 करोड़ रुपए का ये रिजर्व सिस्टम है। कितने का है? 200 करोड़ रुपए का ये रिजर्व सिस्टम है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें 115 करोड़ रुपए का क्या होता है, बता सकते हैं क्या होता है 115 करोड़ रुपए का? जल्दी से बताएंगे। हाँ, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बताएं बताएं। 115 करोड़ रुपए का क्या होता है? गोल्ड होता है क्या? अरे भाई, है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। 115 करोड़ रुपए का क्या होता है बताएंगे? बहुत बढ़िया, गोल्ड, गोल्ड गोल्ड। तो 115 करोड़ रुपए का इसमें गोल्ड होता है, स्वर्ण होता है, स्वर्ण बोलते हैं इसे, स्वर्ण। और 85 करोड़ रुपए जो है, 85 करोड़ रुपए, ये विदेशी प्रतिभूतियां, फॉरेन सिक्योरिटी, मतलब विदेशी मुद्रा भी हो सकती है, विदेशी प्रतिभूतियां होती है। अगर 200 करोड़ रुपए आरबीआई के अकाउंट में है तभी नया नोट जारी होगा, नहीं तो नई मुद्रा जारी नहीं की जाती है। याद रखना है, नई मुद्रा ऐसे ही जारी नहीं की जाती है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो मुद्रा जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली को अपनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया जाता है। बढ़े आगे। अच्छा, एक बात और आपको याद रखना है कि जितने भी नोट है 1 रुपए के नोट को छोड़कर उन सभी को आरबीआई जारी करता है। ठीक है, और उन सब पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो लिखेंगे, नोट बना करके लिख लो यहां पर, नोट। एक रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोट आरबीआई द्वारा जारी, है ना? तथा उन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तथा उनके ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। याद रखना है, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो नए नोट जारी करने का काम किसका है? आरबीआई का है। ठीक है, इंग्लिश में भी बता दो, ऐसे तो मैंने बताई है। 1 रुपए का जो नोट है, नोट को नोट ही बोलते हैं, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसके साइन होते हैं? तो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं।
बाकी जितने भी करेंसी, जितने भी नोट है, उन सब पर किसके साइन होते हैं? तो याद रखना आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, ओके। अगली बात मेरे साथियों, बैंकों को लाइसेंस देना इसका दूसरा काम है। नए बैंकों को लाइसेंस देना, नए बैंकों को लाइसेंस देना, नए बैंकों को लाइसेंस देना एवं रद्द करना। तो लाइसेंस प्रोवाइड करना और कैंसिल करना, प्रोवाइडिंग एंड कैंसिलिंग द लाइसेंस फॉर न्यू बैंक। थोड़ा कैंसिल की स्पेलिंग देख लेना। ओके, तो ये नए बैंकों को क्या देती है? लाइसेंस देती है, लाइसेंस। ठीक है ना, या उनके लाइसेंस को रद्द भी करती है, जब वो ठीक ठाक काम नहीं करती तो उनके लाइसेंस को कैंसिल कर देती है। ठीक है, अगली बात मेरे साथियों, मुद्रा जारी करना हो गया। ठीक है, ये सरकार का बैंक है, तो सरकार का बैंक है ये। तो आरबीआई जो है वो सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट बैंकर। ठीक है, सरकार का मतलब होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। तो जब भी कभी सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे राज्य सरकार को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, तो वो आरबीआई से लोन ले सकती है। ठीक है, अगला लिखेंगे, बैंकों का बैंक है ये। बैंकर्स बैंक आप इसे बोलते हैं। बैंकर्स बैंक ये बैंकों का बैंक है ना। जब भी कभी कमर्शियल बैंकों को, ठीक है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है ना, तो वो इनसे लोन ले सकते हैं। तो ये बैंकर्स बैंक है। आ गई बात समझ में? बैंकर्स बैंक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये बैंकों, ये अंतिम ऋणदाता है। आरबीआई बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। आरबीआई बैंकों का अंतिम ऋणदाता, लास्ट लेंडर ऑफ बैंक। मतलब जब भी कभी किसी को पैसा नहीं मिलता है, कमर्शियल बैंकों की मैं बात कर रहा हूं, तो है ना, तो ये आरबीआई देता, अंतिम ऋणदाता। तो लास्ट लेंडर ऑफ बैंक। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है, अगर उनको कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो आरबीआई उनको लोन देती है। इसीलिए अंतिम ऋणदाता बोलते हैं आप इसे। जैसे मान लो मुझे पैसों की आवश्यकता है, मैं अपने दोस्तों को फोन लगा लिया, सबको फोन लगा लिया, ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे पैसों की आवश्यकता। मान लो मेरे किसी दोस्त ने हाँ नहीं करी, क्योंकि उनके पास मान लो पैसा नहीं है, किसी ने भी हाँ नहीं किया, तो फिर मैं फाइनली अपने पापा को फोन लगाता हूं कि पापा पैसा चाहिए मुझे। तो पापा मेरे पैसा डाल देते हैं। तो मेरे लिए अंतिम ऋणदाता, लास्ट लेंडर कौन है? मेरे पिताजी है। ठीक है, लास्ट लेंडर कौन है? मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे साथियों, और क्या क्या काम है इसका, तो ये विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, कस्टोडियन। तो आरबीआई विदेशी विनिमय भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, FER हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षक। ठीक है, का संरक्षक है। तो विदेशी विनिमय भंडार का यह संरक्षक है, कस्टोडियन। ठीक है, विदेशी विनिमय भंडार क्या है? तो गुल्लक है, गुल्लक। ये गुल्लक है, इसके अंदर डॉलर है, इसके अंदर जापानी येन है, ये डॉलर, ये जापानी येन, ये यूरो, ठीक है, ये रुपया। ओके,
बताओ। बढ़े आगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो अगला बिंदु लिखेंगे, आरबीआई वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। अब मैं आपको बताता हूं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, अगले पेज पर आपको बता दूंगा, फिलहाल यहां लिख लो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है ना, वित्तीय समावेशन को ये बढ़ावा देता है, इतना भर आपको याद रखना। इसके अलावा एक और लिखेंगे, ये जागरूकता को बढ़ावा देता है, वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना। वित्तीय जागरूकता, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसको बढ़ावा देता है ये। भाई लोगों को कैसे धोखाधड़ी से बचाया जा सके, वो सारे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, ये सारे फंक्शन है आरबीआई के, आरबीआई के सारे फंक्शन है ना। अभी मैं आपको वित्तीय समावेशन बताता हूं क्या होता है। फिलहाल एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं, देखो। आरबीआई नए नोट जारी करता है, जितने भी नए नोट है उसको जारी करता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है, मैंने बताया कि इसके अपवाद ये कि 1 रुपए का नोट आरबीआई जारी नहीं करता, तो फिर कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो जारी करता है, और उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, वित्त मंत्री के नहीं, वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। और नोट जारी करने से पहले आरबीआई की एक सिस्टम को अपनाता है जिसे बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम में आरबीआई के पास में 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। 200 करोड़ रुपए अगर हैं तभी आरबीआई नए नोट को जारी करेगा, नहीं तो नोट जारी नहीं करेगा। और 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड हो सकता है, चलेगा, और 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूतियां हो सकती है। विदेशी प्रतिभूतियों का मतलब होता है विदेशी मुद्रा, जैसे जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, है ना, स्टर्लिन, रुपया, डॉलर, वो सब। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, पीडीएफ से पढ़ा दीजिए। नहीं भाई, ठीक है, पीडीएफ नहीं, पीडीएफ का उपयोग यहां नहीं होगा। ठीक है, अभी नाराज हो जाएंगे सब लोग। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये नए बैंकों को लाइसेंस देता है, और अगर वो बैंक आरबीआई की गाइडलाइन या दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस को रद्द भी कर देता है ये। फिर इसका एक और काम है, ये सरकार का बैंकर है। जब भी किसी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को या संघ शासित सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो इससे लोन ले सकते हैं। आ गई बात समझ में। ये सरकार का बैंकर है, मैंने बता दिया, ये बैंकों का बैंक भी है। जब भी किसी व्यापारिक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है वो आरबीआई से लोन ले सकती है। ठीक है, और आरबीआई इनको लोन देगा। अगला है, आरबीआई बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, लास्ट लेंडर बोलते हैं आप इसे। अगर मान लो किसी बैंक को पैसा कहीं से भी नहीं मिल रहा है तो वह आरबीआई से पैसा उधार ले सकता है, तो लास्ट लेंडर आप इसे बोलते हैं। इसके अलावा ये विदेशी विनिमय भंडार जो कि एक गुल्लक है उसका संरक्षक है, कस्टोडियन, उसकी देखरेख करता है। ठीक है, इसके अंदर सारी विदेशी मुद्राएं होती है। फिर मैंने बताया वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, और फिर मैंने बताया ये वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देता है ताकि लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। अब मैं आपको ये बताता हूं कि वित्तीय समावेशन होता क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो मैं अगला पेज यहां पे लिख रहा हूं, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है, वित्तीय समावेशन।
फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये होता क्या है? वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? तो वित्तीय समावेशन का मतलब होता क्या है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है इसका मतलब। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि वंचित वर्गों को वंचित वर्गों को बैंकों की मुख्य धारा से जोड़ना। वंचित वर्गों को बैंकों की मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा का मतलब होता है मेन स्ट्रीम, है ना, या बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ना है, ऐसा लिखो यार आप। वंचित वर्ग यानी कि जो डिप्राइव्ड क्लासेस के लोग हैं, जिसके अंदर गरीब लोग आते हैं, महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, सबको, ठीक है, तो वंचित वर्गों को बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ना। बैंकिंग गतिविधि, बैंकिंग एक्टिविटी से जोड़ना। बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ना क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन कहलाता है। अरे कुल मिलाकर के उनके बैंक अकाउंट ओपन करना या बैंकों में उनका खाता ओपन करना। बैंक अकाउंट ओपन करना, इसी को बोलते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ओके। अगली बात, अच्छा, भारत में वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना चलाई गई थी। आपको पता है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपनिंग किए गए थे। जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन किए गए थे। तो जीरो बैलेंस पर इसमें अकाउंट ओपन किए गए थे, इसी को वित्तीय समावेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रियांशु गुप्ता कह रहे नहीं समझ पा रहे, अरे मेरे लाल टमाटर पीले नीले हरे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो तुम किसी गांव में रहते हो और गांव में रहते हो, तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तुमको फोन पे गूगल पे चलाना नहीं आता है, तो तुम पिछड़े हुए व्यक्ति हो, तुम वंचित हो। अब किस चीज से वंचित हो? बैंकिंग गतिविधियों से वंचित हो, बैंकिंग एक्टिविटीज से वंचित हो। तो तुम्हारा सबसे पहले तो बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। अकाउंट खुलवाने के बाद में तुमको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, एटीएम कार्ड बोल देते हैं आपकी भाषा में। फिर तुमको फोन पे कनेक्ट करवाया जाएगा मोबाइल से, और अगर तुम फोन पे भी चलाना सीख गए तो हमने बोला कि वित्तीय समावेशन हो गया। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है प्रियांशु को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी महिला को, पुरुष को, बूढ़े को, बच्चे को, नंगे को, किसी को भी बैंकिंग खाता ओपन करके देना, बैंकों से जोड़ना, इसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन। और ये भी समझ में नहीं आ रहा तो बेटा अगली बार फिर तैयारी करेंगे, ठीक है, उसमें भी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है बताओ। हाँ जी, बढ़े आगे। चलिए, तो वित्तीय समावेशन आप इसे कहते हैं। ये आरबीआई के कार्य मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है, और वो क्या है पता है आपको? आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य है मौद्रिक नीति का निर्माण करना। ठीक है, तो चलो मैं अगले पेज पर ही लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, इसी को हम साख नियंत्रण नीति भी बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। साख नियंत्रण नीति, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। और मौद्रिक नीति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर सवाल पूछा जाए कि मौद्रिक नीति
साख नियंत्रण नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो मैं आपको बताता हूं किसके द्वारा बनाई जाती है। इसका निर्माण या फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण या फॉर्मेशन किया जाता है आरबीआई, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, और मौद्रिक नीति समिति को हम लोग बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी द्वारा किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ये क्या बनाती है? तो ये बनाती है मौद्रिक नीति। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये मौद्रिक नीति समिति जो है, मौद्रिक नीति समिति जो है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? टोटल मेंबर्स कितने होते हैं इसके अंदर? तो मेरे दोस्त इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं। ये 6 मेंबर मिलके मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं। ये 6 मेंबर मिलके साख नियंत्रण नीति को बनाते हैं, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को बनाते हैं। ठीक है, इनमें से 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर सरकार के होते हैं, गवर्नमेंट के। ये टोटल 6 मेंबर मिल करके मौद्रिक नीति को बनाते हैं। ठीक है, ये 6 मेंबर मिल करके मौद्रिक नीति को बनाते हैं। कब बनाते हैं? हर 2 महीने में बनाते हैं। तो याद रखना, इसका निर्माण द्विमासिक आधार पर किया जाता है। द्विमासिक, द्विमासिक, बाय मंथली, बाय मंथली, द्विमासिक बनाई जाती है। मतलब हर 2 महीने में बनाई जाती है ना? हर 2 महीने में बनाया जाता है इसको। मौद्रिक नीति को हर 2 महीने में बनाया जाता है। सवाल पूछा जा सकता है कि मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसकी चेयरमैनशिप किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई गवर्नर के द्वारा। तो आरबीआई गवर्नर इसकी अध्यक्षता करता है। चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन होता है इसका? तो याद रखना, आरबीआई गवर्नर इसका चेयरपर्सन होता है। हर 2 महीने में बनाता है। ठीक है, आरबीआई फुल फॉर्म, अरे मेरे प्यारे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताओ, बढ़े आगे? कोई समस्या? चलिए बढ़े आगे। बहुत बढ़िया। दलपत सिंह सर, ऐसे पढ़ाओगे तो एग्जाम के बाद भी सिलेबस पूरा नहीं होगा बेटा। पहली फुर्सत में निकल लो, है ना? तुम्हारे लिए सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, द्विमासिक आधार पर बनाई जाती है। अब अगली बात दोस्तों, मेरे याद याद रखना कि मौद्रिक नीति के कितने प्रकार है। तो मौद्रिक नीति के कितने प्रकार है? मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार की होती है? टाइप कितने इसके? तो इसके 2 प्रकार है। कितने प्रकार है इसके? 2 प्रकार। ठीक है, सबसे पहला प्रकार होता है जिसे बोलते हैं कठोर मौद्रिक नीति, टाइड मॉनेटरी पॉलिसी। कठोर मौद्रिक नीति, इसको हम लोग बोलते हैं टाइड मॉनेटरी पॉलिसी, टाइड मॉनेटरी पॉलिसी। और दूसरा होता है सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति, और इसको हम लोग बोलते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, कठोर और सस्ती। कठोर का मतलब होता है टाइड और सस्ती का मतलब होता है इजी।
तो मैंने क्या बताया, मॉनेटरी पॉलिसी, इसी को साख नियंत्रण नीति भी बोलते हैं। किसके द्वारा अपना बनाई जाती है? ये आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें कुल सदस्य 6 होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के। ठीक है, इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है। कब बनाई जाती है? हर 2 महीने में बनाई जाती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कठोर मौद्रिक नीति क्या होती है। कठोर मौद्रिक नीति, टाइड मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति टाइड मॉनेटरी पॉलिसी कठोर मौद्रिक नीति के नाम से आप इसे जानते हैं, टाइड मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये टाइड मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है और क्यों अपनाई जाती है? तो इसमें लिखेंगे सबसे पहली बात तो ये क्यों अपनाई जाती है। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसको क्यों अपनाया जाता है और किस लिए जरूरी है ये। तो टाइड मॉनेटरी पॉलिसी को इसलिए अपनाया जाता ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। तो महंगाई को इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं, अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल करना, मुद्रास्फीति या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। करने के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है कौन सी? कठोर मौद्रिक नीति। इसमें क्या किया जाता है? तो लिखेंगे इसमें ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। इसमें ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। इसमें ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। इसमें ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है ताकि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को कम किया जा सके। अब मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति को हम मनी सप्लाई के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है, इसको तरलता भी बोल देते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, धन, रुपया, ठीक है, ताकि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को कम किया जा सके। तो कम किया जा सके, ओके। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो ब्याज दर अगर ज्यादा होगी, अगर मुझे बताओ आपको लोन चाहिए और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या आप लोन लोगे? नहीं लोगे। और अगर आप लोन नहीं लोगे तो आपके पास में या बाजार में मुद्रा मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मनी सप्लाई या लिक्विडिटी, इसी को धन भी बोल देते हैं, वित्त भी आप इसे बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तरलता, धन, वित्त क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। तो मुद्रा आपूर्ति बाजार में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कठोर मौद्रिक नीति क्यों अपनाई जाती है? ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके। और इसको अपनाने के लिए क्या किया जाता है? तो याद रखना, इसको अपनाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है ताकि जनता कम से कम लोन ले। आरबीआई ज्यादा ब्याज पर अगर लोन देगा तो कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगी, ठीक है, कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगी, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, ठीक है। आगे बढ़े, ये कठोर मौद्रिक नीति। अब अगला लिखेंगे सस्ती मौद्रिक नीति, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। सस्ती या सरल मौद्रिक नीति, सस्ती या सरल मौद्रिक नीति, सस्ती या सरल मौद्रिक नीति के नाम से आप इसे जानते हैं। आइए जरा, इजी मॉनेटरी पॉलिसी आप इसे कह देते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे? इजी मॉनेटरी पॉलिसी। सस्ती या सरल
इसी को बोलते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इजी मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम है, इसको हम विस्तारित मौद्रिक नीति भी बोल देते हैं। विस्तारित मौद्रिक नीति, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके अन्य नाम क्या है? तो हम इसको बोलते हैं विस्तारित मौद्रिक नीति। विस्तारित मौद्रिक नीति, है ना? विस्तारित मौद्रिक नीति, एक्सपांशनरी, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना? एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आप इसे बोलते हैं, पहली बात, है ना? विस्तार देना, पैसों को बढ़ाना मार्केट में कुल मिलाकर के। दूसरी बात, इसको लिबरल या उदारवादी नीति भी बोलते हैं। उदारवादी नीति, लिबरल पॉलिसी, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी आप इसे बोले, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है? अब आपके मन में यह सवाल आएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, आपके मन में यह सवाल आएगा कि इसमें क्या किया जाता है, तो लिखेंगे देखो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें सस्ती ब्याज दर की जाती है या ब्याज दरों को कम किया जाता है। जब ब्याज दर को कम करेंगे तो बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा, तो इसमें ब्याज दरों को कम करके बाजार में मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई यानी कि धन, पैसा, रोकड़ा को बढ़ाया जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर बैंक आपको सस्ता लोन देगी तो आप नहीं लोगे क्या लोन? मुझे देगी सस्ता तो मैं तो ले लूंगा 10-20 करोड़, पर दे तब ना, देती ही नहीं है। ठीक है? तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे कहूं मोटी मोटी बातें, तो अगर अगर ब्याज कम होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी, ब्याज दर कम होगी, तो मार्केट के अंदर मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मुद्रा आपूर्ति या धन जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है? सस्ती मौद्रिक नीति में ये होता है। अच्छा, सस्ती मौद्रिक नीति किस खतरे से निपटने के लिए अपनाई जाती है? तो सस्ती मौद्रिक नीति जो है वो किस खतरे से निपटने के लिए अपनाई जाती है? तो याद रखना मेरे दोस्त, ये मंदी की स्थिति से निपटने के लिए अपनाई जाती है। जैसे कठोर मौद्रिक नीति महंगाई से निपटने के लिए अपनाई जाती है, वैसे ये मंदी से निपटने के लिए। तो मंदी से, मंदी का मतलब होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन, मंदी से। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये मंदी क्या है? बंदी तो सुना है, मंदी नहीं सुना है। ठीक है? तो मंदी से निपटने के लिए अपनाई जाती है, मंदी से निपटने हेतु अपनाई जाती है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, ये मंदी क्या है भाई? डिप्रेशन का क्या मतलब है? कहने का सिंपल सा ये मतलब है, डिप्रेशन होता क्या है? एक तो वो डिप्रेशन होता है जिसमें गुरुजी हम चले जाते हैं, नहीं। मंदी का मतलब होता है बाजार में मांग बहुत ज्यादा है ना? सॉरी, बाजार में मांग बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है, किंतु सप्लाई बहुत ज्यादा है। मतलब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं किसी वस्तु या सेवा की, लेकिन मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है। टमाटर की डिमांड ही नहीं है, लेकिन मार्केट में हर दुकानों पर
टमाटर ही टमाटर पड़े, तो दुकानदार क्या बोलेगा? अरे बोलेगा सस्ता ले जाओ यार। ऐसी स्थिति में प्राइस भी क्या हो जाती? कम हो जाती है, प्राइस भी कम हो जाती है। तो मंदी का मतलब होता है बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें डिमांड बहुत कम हो लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को मंदी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मंदी। मंदी का मतलब होता है डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन। तो ये सस्ती मौद्रिक नीति और कठोर मौद्रिक नीति मैंने दोनों आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं अगली बात करता हूं मेरे साथियों, मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो लिखेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या टूल्स भी आप इसे बोल देते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से आप इसे जानते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरण। आप सभी जानते हैं कि इसके उपकरणों को दो भागों में बांट करके देखते हैं। सबसे पहली बात मेरे साथियों, एक को बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक, अच्छा मात्रा है ये, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, है ना? इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स या इंस्ट्रूमेंट आप इसे बोलते हैं। एक तो ये है और दूसरा है मेरे साथियों गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक या इसी को बोलते हैं चयनात्मक, चयनात्मक उपकरण। गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण, गुणात्मक या चयनात्मक, इसे बोलते हैं सिलेक्टिव टूल्स, या फिर गुण को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या टूल्स आप इसे कह देते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्वालिटेटिव की बात कर लेते हैं। क्वालिटेटिव में एक आता है नैतिक दबाव, मोरल सुएशन। ऐसे में जब आपको लिखाऊंगा तब इसको अंग्रेजी में भी लिखवा दूंगा, लिख ही लो यार, परेशान हो जाओगे आप लोग। मोरल सुएशन। एक होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। प्रत्यक्ष कार्यवाही, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। एक होता है साख राशनिंग, क्रेडिट ऑफ राशनिंग बोलते हैं, साख राशनिंग। ठीक है, बस ये तीन याद रखना। अब मात्रात्मक में क्या क्या होते हैं? एक होता है रेपो रेट, रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। एक होता है बैंक रेट। एक होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। SLR, CRR, MSF रेट, SDF रेट, है ना? इनके बारे में हम कल जानकारी लेंगे कि ये क्या क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके प्यारे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, बाकी शेष वार्ता आपसे करेंगे कल। तो कल की क्लास में हम इससे आगे की कहानी को देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, बाकी वार्ता आपसे करेंगे कल। कैसी लगी आपको क्लास? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।